कल हमारी स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ है, तो मैंने सोचा इस मौके पर क्यों ना स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कुछ कहानियां आपके सामने प्रस्तुत की जाए। ये माना जाता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। हम अगर आज के दिन में उन अवशेषों को ढूंढने निकले जो 1857 की लड़ाई से संबंधित है, तो सबसे बड़ा एक अवशेष हमें लखनऊ में मिलता है। लखनऊ रेजिडेंसी ने एक असाधारण सैन्य गतिरोध देखा था 1857 की लड़ाई में। इससे पहले कि हम उस सैन्य गतिरोध की बात करें, पहले रेजिडेंसी के इतिहास के बारे में कुछ आपको बता दें। रेजिडेंसी का इतिहास 1774 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दौला द्वारा अवध में अंग्रेज रेजिडेंट को रखे जाने की स्वीकृति से प्रारंभ होता है। लखनऊ में रेजिडेंसी की स्थापना 1775 ईस्वी में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित होने के बाद हुई थी। मूलतः यह स्थान शेखजादों के स्वामित्व में था। नवाब असफुद्दौला ने लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट के लिए रेजिडेंसी का निर्माण 1775 ईस्वी में प्रारंभ किया, जिसे बाद में नवाब सदात अली खान द्वारा पूर्ण किया गया था। अब हम बात करते हैं 1857 की लड़ाई की। 23 मई को लॉरेंस ने रेजिडेंसी के चारों तरफ बंकर वगैरह बनाने शुरू कर दिए और काफ़ी सारी सामग्री जो अंदर रहने के लिए ज़रूरी थी वो वहाँ मंगा के रख ली। 30 मई को अवध और बंगाल के ज़्यादातर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, पर लॉरेंस के पास ब्रिटेन की 32वीं रेजिमेंट के काफ़ी सारे सैनिक थे, तो उसने इन सारे विद्रोहियों को शहर से निकाल दिया। 4 जून को सीतापुर में विद्रोह हुआ, उसके बाद एक फैजाबाद में, उसके बाद में दरियाबाद में, सुल्तानपुर और सलोन में। 10 दिन के अंदर अंग्रेजों का नियंत्रण अवध में करीब करीब ख़त्म हो गया। लॉरेंस को पता चला कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिपाही थे वो लखनऊ के उत्तर में जमा हो रहे थे। उसके पास काफ़ी सारी जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी एक फ़ौज को वहाँ पे भेजा, जिसको कि बिना खाने और पानी के गर्मी के तपते हुए दिनों में मार्च करना पड़ा। चिन्हट में जब वो पहुँचे तो वहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही काफ़ी सारे घुड़सवारों और तोपों के साथ काफ़ी संगठित रूप से जमा थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो काफ़ी सारे लॉरेंस के सिपाही भारतीय स्वतंत्रता सेना के साथ शामिल हो गए। इसके बाद लॉरेंस की फौजें रेजिडेंसी के अंदर वापस चली गईं और ये घेराबंदी शुरू हुई जो काफ़ी लंबे समय तक चली। रेजिडेंसी का ग्राउंड 60 एकड़ का था, जिसमें 855 ब्रिटिश ऑफिसर, 712 इंडियन ऑफिसर, 153 सिविल वॉलेंटियर और 1280 नॉन कॉम्बेटेंट थे जो लड़ाई में शामिल नहीं थे। और ये संख्या बहुत कम थी एक हमले को बर्दाश्त करने के लिए। 1 जुलाई को लॉरेंस को एक गोली लगी और वो 4 जुलाई को उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के पहले कर्नल जॉन इंग्लिश को मिलिट्री कमांड दी गई थी और मेजर जॉन बैंक्स को सिविल कमिश्नर बनाया गया था। कुछ दिनों बाद जब जॉन बैंक्स की मृत्यु गोली से हुई तो इंग्लिश को कंप्लीट कमांड मिल गई। 16 जुलाई को मेजर जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई को वो लखनऊ की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे नदी के जरिए, गंगा नदी के जरिए अपने 1500 लोगों को ले जाने में करीब 6 दिन लगे। 29 जुलाई को हैवलॉक ने उन्नाव में एक लड़ाई जीती, लेकिन उसकी फ़ौज में काफ़ी सारे लोग या तो युद्ध से, बीमारी से या लू लगने से मर चुके थे और करीब 850 ही लोग बचे थे, तो उसने आगे बढ़ने का अपना फैसला ख़त्म कर दिया। आउटरम की कमांड में उनकी सेना ने फिर रेजिडेंसी पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चारबाग नहर के पास काफ़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और एक पुल को क्रॉस करते समय उनके 10 में से 9 सैनिक मर गए। इसके बाद आउटरम ने अपना हमला रोक दिया
और उसने ये सोचा कि वो रेजिडेंसी तक सुरंग और खदान बना के पहुँचेगा। लेकिन हैवलॉक ने उसके इस योजना को अस्वीकार कर दिया और उसी समय हमला करने का आदेश दिया। इसके चलते हुए उसकी सेना के 2000 में से 535 लोग मारे गए। जब हैवलॉक रेजिडेंसी तक पहुंचा तब तक कुल 87 दिन हो चुके थे और कुल 982 योद्धा ही उनके पास बचे थे। आउट्रैम ने सोचा था कि उसके रेजिडेंसी पहुंचने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सैनिक डिमोरलाइज हो जाएंगे, लेकिन अगले 6 हफ्ते तक वो उन पे हमला करते रहे। रेजिडेंसी में मौजूद ब्रिटिश स्टाफ अपना मैसेज कानपुर तक आलमबाग से भेजते थे और एक सिविलियन थॉमस हेनरी कैवना, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर का बेटा था, वो अपने आप को एक सिपाही की तरह डिस्गाइज करके रेजिडेंसी में आता और जाता था और इस तरीके से आलमबाग तक मैसेज पहुंचाया जाता था। इस कारण से कावनाव को विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड किया गया था और वो पहला सिविलियन था ब्रिटिश हिस्ट्री में जिसको ये अवार्ड दिया गया था। इस घेराबंदी के दौरान करीब 30,000 से 60,000 भारतीय सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश सेना से विद्रोह किया था वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अपनी जो डिफेंसेस थे वो काफ़ी स्ट्रांग कर लिए थे और चारबाग का जो पुल था उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था और उसको फोर्टिफाई कर लिया था। 14 नवंबर को कैम्पबेल ने अपनी लखनऊ की रेजिडेंसी पे कब्जा करने की मुहिम शुरू की और 15 नवंबर को एक मैसेज भेजा गया था रेजिडेंसी को कि कल हम इस पर कब्जा करेंगे। इसके अंत होने तक घेराबंदी 87 दिनों की हो गई थी और इसके बाद एक और घेराबंदी हुई थी जो 61 दिनों की थी। अगले पूरे सर्दी के मौसम में भारतीय सैनिकों का लखनऊ पर कब्जा था, लेकिन इसके आगे भारतीय सैनिक कोई प्रगति नहीं कर पाए क्योंकि आउट्रैम ने अपनी बचाव स्थिति आलमबाग में काफ़ी अच्छी कर रखी थी। कैम्पबेल अगले साल 6 मार्च को वापस लौटा लखनऊ पे कब्जा करने के लिए और 21 मार्च 1858 तक उसने लखनऊ पे रेजिडेंसी पे कब्जा कर लिया था और सारी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। अगर आपको 1857 की लड़ाई में कोई रुचि है तो लखनऊ रेजिडेंसी आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ अभी भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि उसी स्थिति में हैं जैसी कि लड़ाई के समय थी। आप दीवारों पे तोप के गोलों के निशान देख सकते हैं, गोलियों के निशान देख सकते हैं। जो बड़े अधिकारी थे ब्रिटिश रूलर्स, उनकी जहाँ पे मौत हुई थी वो जगह भी मौजूद है और एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ पे आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और आप नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं नए वीडियो ऐड करूं आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।